सर उसकी चलेगा। शीट किस किस चीज की शीट? ओके, बेसिक मैथमेटिक्स की तो नहीं रहेगी, वेक्टर की शीट हम ग्रुप पे डाल देंगे। जैसे ही वेक्टर्स पे 2 लेक्चर मिनिमम हो जाएंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें स्टार्ट कर पाएंगे। तो मिनिमम 2 to 3 लेक्चर हमें लगेंगे स्टार्टिंग में। तब तक आपको नोट्स ही फॉलो करने होते हैं और नोट्स के क्वेश्चन ही थॉरोली समझने होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेक्टर का यूज क्या है और वेक्टर किस तरीके से हमें ट्रीट करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, सब लोग पहले एकदम फोकस्ड हो जाए। वेक्टर की सबसे खास बात है, वेक्टर सब लोग पढ़ लेते हैं, सॉल्विंग सब लोग को आ जाती है। एक चीज नहीं समझ में आती है, इसको यूज कहाँ पे करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेक्टर की कि यूज व्हेन एंड वेयर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। आप पढ़ लेते हैं, आपको सब आ जाता है कि यार वेक्टर में क्या करना है, आपको पता है, बस इसको ये नहीं पता चलता व्हेन एंड वेयर आपको वेक्टर यूज करना है। तो वेक्टर के बारे में पहले से थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं और उसके बाद हम बताएंगे कि मेन चीज क्या है, हमें वेक्टर पढ़ना क्यों है। और पूरी फिजिक्स फिजिक्स में जब भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, वेक्टर से वो एकदम इजी हो जाता है। तो वेक्टर का सेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हम बात करना स्टार्ट कर लेते हैं कि वेक्टर हमें किस तरीके से ट्रीट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बहुत ही सिंपल, तो वेक्टर से पहले हमें बात करनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज की। अगर हम सिंपल सी बात करें सो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें, तो फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी होंगी, सबको हम किन्हीं दो कैटेगरी में रख सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को दो फॉर्मेट में रख सकते हैं। वो फॉर्मेट है, एक है, पहले लिख लेते हैं स्केलर। पहला फॉर्मेट है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। स्केलर में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए स्केलर से हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हमें मेन कंसिडर करना है वेक्टर के बारे में। हमें जो मेन पार्ट डिस्कस करना है वो वेक्टर के बारे में डिस्कस करना है। ओके, तो पहले स्केलर की बात कर लेते हैं, फिर वेक्टर की बात तो कर ही लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्केलर क्वांटिटीज किनको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज, तो सिंपल सी बात है, स्केलर मतलब ये है जिसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर स्केलर की बात करें तो खास बात होगी, नंबर वन, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड होता क्या है, सब लोग समझे। मैग्नीट्यूड मतलब होता है नंबर, समझना है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है नंबर। ओके, तो टेस्ट पेपर का टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, टेस्ट पेपर का डिस्कशन हम ग्रुप पे, मैं सोल्यूशन डाल देने वाला हूँ, वीडियो सोल्यूशन। उसके बाद भी किसी के डाउट रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक टर्म आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत बार फिजिक्स में यूज होगा ये मैग्नीट्यूड करके। इस मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। अब अब आप सोचोगे सर न्यूमेरिक वैल्यू कैसे? तो न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक -10, 20, 50, इस तरीके से कुछ भी। बट जब हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिक वैल्यू जो आती है वो हमेशा पॉजिटिव वाली न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर की जाती है। कैसी कंसिडर की जाती है? पॉजिटिव वाली। ये नेगेटिव हम नहीं कंसिडर करते। क्यों? क्योंकि यूजुअली हमें नेगेटिव जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। बट ये बुक में लिखी होती है डेफिनेशन की, जो है ओनली पॉजिटिव जो वैल्यूज होती हैं हम उनको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सारी चीजें, अगर हम इस तरीके से मैग्नीट्यूड की बात करें। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा कैसे। मैग्नीट्यूड मतलब होता है कोई सी भी वैल्यू, लाइक एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एग्जांपल वाइज, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लेट्स से +60, क्लियर। बट मैं पूछ लूँ आपसे कि टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ हिमालयाज,
तो क्या होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लिख सकते हो नेगेटिव में। लेट्स से मैं मतलब जरूरी नहीं ऑलवेज, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, इट इज -10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स this 60, this is a magnitude, this -10 is a magnitude, clear? ओके, तो ये मैंने दो एग्जांपल बताया जिसमें हमने बताया मैग्नीट्यूड। अच्छा, ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब ये नहीं है कि यूनिट नहीं होगा, यूनिट हो सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंड करेगा कि क्वांटिटी कैसी है, क्लियर? तो जैसे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की, जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स बात किया, बट हमने टेम्परेचर की बात की, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस हो सकता है, यूनिट हो सकता है, तो यूनिट की टेंशन नहीं लेना, यूनिट हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि ये डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है हमारा मैग्नीट्यूड और ये हमारा है यूनिट। तो स्केलर की खास बात यह है कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रहेगा, यूनिट तो रहे ना रहे, यूनिट से हमें मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ बात स्पेशल बात है कि क्या रहेगा, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, क्लियर? वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के पास अभी एक खास बात है कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड रहेगा एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर की खास बात यह है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगी ही रहेगी, जबकि वेक्टर के पास हम बोलेंगे कि वेक्टर के पास डायरेक्शन नहीं रहेगी, सो नो डायरेक्शन। ओके, अब इनकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, अपन मतलब डेफिनेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर डेफिनेशन लिखनी हो कि व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज, तो आप बहुत सिंपल आंसर कर सकते हैं, the quantities which can be represented by magnitude only and they do not require the direction are called scalar quantities। तो मुझे लगता है दो वर्ड से आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं, सेम वैलिड फॉर वेक्टर, those quantities which have magnitude as well as direction are called vector quantities। तो वेक्टर के एग्जांपल देख लेते हैं कि डायरेक्शन की किस फॉर्मेट में यूज हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि सपोज हम कहीं पर भी हैं, मतलब किसी भी पॉइंट पर हैं, लेट्स से पहले बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं, फोर्स। सो अभी जो आप लोगों ने क्लास 9th में फोर्स पढ़ा होगा, आप हम हमेशा बात करते होंगे कि फोर्स कितना होगा, लाइक सपोज 10 न्यूटन 20 न्यूटन कुछ ऐसा, सपोज फोर्स है 20 न्यूटन, बट अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि 20 न्यूटन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक कि आप डायरेक्शन डिफाइन ना करें, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजिंग होगा। मतलब सपोज फील करना है सबको, लेट्स से एक बॉक्स है, चलो बॉक्स हटाते हैं, एक पेन के साइज का एक कुछ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, आप ट्रायल भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि पेन को जब आप एकदम मिडिल पे फोर्स लगाओ, 20 न्यूटन लेट्स से हम लगा रहे हैं, तो पेन की मोशन क्या होगी, आप ध्यान देंगे, जब मैं एकदम बीच में लगाऊंगा तो थोड़ी देर में पेन यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर थोड़ी देर में पेन यहाँ पर पहुंच जाएगा। मैं 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, पेन इस तरीके से मूव करेगा, ये सबको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, अब हम बदल देते हैं, अब हम इस फोर्स को हटाते हैं और हम इस ऑब्जेक्ट पे 20 न्यूटन लगाने वाले हैं, यहाँ पर 20 न्यूटन लगाएंगे यहाँ पर। अब देखना, अब ये मार्कर, ये जो पेन होगा ये आगे तो जाएगा, यहाँ पर तो जाएगा, बट एक खास बात है ये ऐसे टर्न भी हो जाएगा, तो अब ये पेन थोड़ा आगे तो जाएगा बट सीधा नहीं रह पाएगा, ये पेन टिल्ट हो चुका होगा। तो देख रहे हैं मोशन कितनी ज्यादा चेंज हो गई, मोशन में एक लीनियर आगे जाने वाली मोशन के साथ साथ एक और मोशन ऐड हो गई, क्या, रोटेशनल। तो इसलिए हम फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फोर्स कहां पर लग रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज यही 20 न्यूटन हम बदल देते हैं, अब ये वाला 20 न्यूटन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे, तो ये मार्कर कैसे करेगा, ये मार्कर ऊपर मूव हो जाएगा, अब इसकी पोजीशन कुछ ये हो जाएगी इस तरीके से। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर यही है कि फोर्स के साथ साथ आपको डायरेक्शन डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ऑल्दो हम यूजुअली लिखते नहीं है वहां पर डायरेक्शन से इतनी ज्यादा, बट डायरेक्शन बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है।
तो अभी के लिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लिख दूंगा 20 न्यूटन लेस से ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ओके, नंबर 2, सपोज हमने पूछा है कि पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की, सपोज पोजीशन ऑफ लास्ट स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ लेट्स से लास्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ओके, तो पोजीशन ऑफ लास्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास तो किसके रेस्पेक्ट में आप बता रहे होंगे, तो आप टीचर के रेस्पेक्ट में बताएंगे, या लेट्स से व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में लास्ट स्टूडेंट किधर पे बैठा हुआ है, तो लास्ट स्टूडेंट बैठा हुआ है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार लेट्स से 10 मीटर की डिस्टेंस पे, आप बताओगे सपोज ये क्लासरूम है और यहाँ पर ये टीचर का रेफरेंस है और लास्ट स्टूडेंट बैठा हुआ है यहाँ पर, तो आप सिर्फ ये नहीं बता सकते हैं कि ये लेट्स से 10 मीटर पर है, 10 मीटर ज़्यादा हो गया, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट कुछ 5 मीटर पर है, तो आप ये नहीं बोल सकते 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ है वो, नहीं, तो क्या करना होता है, आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा, एंगल देना पड़ेगा कि ये कितने एंगल पर है, तो मान लेते हैं ये एंगल है 25 डिग्री, क्लियर, और तो हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं अपना, इट इज 5 मीटर 25 डिग्री लेफ्ट, क्लियर, सॉरी राइट हो जाएगा इस तरीके से। तो हम इस तरीके से पूरी चीजें बता सकते हैं, तो हमें डायरेक्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्लियर, ओके। अब देखते हैं कि जो वेक्टर है, वेक्टर जैसे हमने बताया कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है और स्केलर में डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दोनों में एक एक एक्सेप्शन भी है, हम उस एक्सेप्शन को भी थोड़ा सा समझते हैं, ऐसा सो कॉल्ड एक्सेप्शन नहीं है, क्यों, समझें। सपोज जैसे मैंने बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से फोर्स लगाया तो मोशन आपको पता चली 20 न्यूटन, आपने यहाँ से फोर्स लगाया तो आपको मोशन पता चली, क्लियर, तो डायरेक्शन का यूज है ना, क्योंकि अगर आपने ये वाला फोर्स ए वाला फोर्स यूज किया तो ये रोटेट हो जाएगा और आगे जाएगा, और जब आपने बी वाला फोर्स यूज किया तो ये सिर्फ आगे ही जाएगा, इस तरीके से, क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन का एक अलग ही सॉल्विंग होती है, आप डायरेक्शनल जो वेक्टर क्वांटिटी उसको आप ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे, क्लियर। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है और आपने यहाँ पर फोर्स लगाया 10, क्लियर, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया 10, तो व्हाट इज द नेट फोर्स, हम सोचेंगे कि 20 हो जाएगा, नहीं, वेक्टर्स इस तरीके से काम नहीं करते हैं, और यही चीज जिस दिन आपको फील हो जाएगी, वेक्टर्स को आप फिजिक्स में यूज कर पाएंगे, इस चैप्टर में तो आप लोग से बन जाएगा, चैप्टर सॉल्विंग बन जाएगी, वेक्टर यूज कैसे करना है वो सिर्फ तभी बनेगा जब आप इस चीज की फील ले लेंगे। तो मैं सिंपल सी बताऊं, वेक्टर में 10 + 10 20 नहीं होता, वेक्टर में 10 + 10 20 नहीं होता है, ये चीज हमें मान के रखनी है, आगे मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता, कैसे काम करता है, बट अभी के लिए मान के रखनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक एक्सेप्शन वाली बातें कर लेते हैं, वो एक्सेप्शन टाइप चीज क्या है, वो है करंट, वो एक्सेप्शन टाइप चीज है करंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, स्केलर क्वांटिटी। अब मैं इस ऐसे हाईलाइट करके क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होता है कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, प्लस से माइनस के तरफ, मतलब इसके पास डायरेक्शन तो होती ही है, क्लियर, तो इसका मतलब ये समझे कि करंट के पास डायरेक्शन होती है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है फिर भी स्केलर क्यों यूज की जाती है, बिकॉज जो मैंने बताया कि वेक्टर में 10 + 10 ऑलवेज 20 नहीं होता, मे बी 20 हो सकता है बट ऑलवेज 20 नहीं हो सकता, करंट की प्रॉब्लम है कि सपोज एक वायर में 10 करंट जा रही है और आप यहाँ से दूसरी वायर लगा दो और इसमें 5 करंट जा रही है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 15 करंट आएगी, करंट की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
तो करंट में ऑल दो डायरेक्शन है बट उस डायरेक्शन का कुछ काम नहीं हो पा रहा। सोचो आप एक यहाँ पर लेट्स से आपने एक बल्ब जलाना है, क्लियर, और आपने ऐसे वायर करके रखी हुई है। अब बैटरी से आप इस बल्ब को चाहे इस तरीके से कनेक्ट करो इस डायरेक्शन से तो भी बल्ब जलने वाला है, बल्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर आप इस वायर को ऐसे 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 कुछ भी रैंडम सा घुमा के फिर ऐसे कनेक्ट करो तब भी बल्ब जलेगा ही, बल्ब में कोई इश्यूज नहीं होंगे। तो मतलब करंट में डायरेक्शन तो होती है बट वो वेक्टर्स की तरह बिहेव नहीं करती है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल हो जाता है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन बिकॉज it does not follow the vector addition rules. ओके अब सेम चीज हम स्केलर पे बात कर लेते हैं। स्केलर में एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है जिसको हम वेक्टर भी कह सकते हैं और स्केलर भी कह सकते हैं, क्लियर। देखने में हमें स्केलर लगती है बट एक्चुअली में वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बात करते हैं ऐसी क्वांटिटी क्या है, वो है एरिया। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो अभी आप लोग सोच रहे हो यार एरिया में डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा बोलते हैं 20 मीटर स्क्वायर, फ्लोर का एरिया कितना है, तो मान लो कितना, सपोज ये एरिया 10 फीट बाई 8 फीट का आपका फ्लोर है तो आप डायरेक्टली बोलते हैं 10 इंटू 8 80 फीट स्क्वायर, 80 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है। तो एरिया में कभी भी हम डायरेक्शन बताते नहीं हैं, बट जब हम फिजिक्स में आते हैं तो एरिया में हमें डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये याद रखना है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी while usually it is used as scalar. Usually ओके सो यूजुअली क्या है, यूजुअली हम एरिया का मैग्नीट्यूड ही यूज करते हैं बट उसमें डायरेक्शन होती ही होती है, वो हमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन होती कैसी है वो देख लेते हैं, वो लिख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, तो एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज ऑलवेज perpendicular okay so the direction is always perpendicular to the surface। ये खास बात होती है इसके डायरेक्शन की। मतलब देखें सपोज मैंने एक यहाँ पे प्लेट बना दी, एक प्लेट रखी हुई है इस तरीके से, ये 3D में ऐसे इनसाइड रखी हुई है, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर। मतलब ये हो जाएगा एरिया, ये हो जाएगा एरिया। अच्छा वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर एक ऐसे एरो लगाते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एक एरिया वेक्टर है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ये क्या है, एक प्लेट है, लेट्स से एक प्लेट है, बट अगर हम एक बॉक्स ले लें, सपोज एक बॉक्स की बात करें, क्लोज ऑब्जेक्ट, सो ये याद रखना ये हमने लिख दिया क्लोज बॉक्स। तो अगर कोई क्लोज बॉक्स है, सपोज आपके रूम में है और मैं रूम में पूछूं कि आपके एक वॉल का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो याद रखना है फिजिक्स में अगर एक क्लोज ऑब्जेक्ट है तो एरिया वेक्टर हम कभी भी इनसाइड नहीं रखते, हमेशा कहाँ रखते हैं, आउटसाइड रखते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझे एरिया वेक्टर ऑफ ईच वॉल चाहिए तो वो हो जाएगा ऑलवेज आउटसाइड, क्लियर। सो फॉर अ क्लोज ऑब्जेक्ट ऑलवेज आउटसाइड, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर क्लोज सिस्टम ऑलवेज आउटसाइड। ओके अब बात करते हैं कि थोड़ा सा कुछ लोगों को अभी डाउट हो रहा होगा कि एरिया वेक्टर है क्या। वेक्टर मतलब सिर्फ है, वेक्टर मतलब है कोई ऐसे नई चीज नहीं है,
वेक्टर मतलब है कि जिसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिफाइन करो। मतलब जैसे मैंने बताया कि आपके घर का फ्लोर है वो कितना है 10 फीट बाई लेट्स से 8 फीट है, आपका रूम जो है वो 10 फीट बाई 8 फीट है, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं 80 स्क्वायर फीट, 80 स्क्वायर फीट बोल सकते हैं, 80 स्क्वायर फीट कर सकते हैं। हेलो, तो हाँ देखिए, तो सपोज 80 फीट स्क्वायर है, ये कॉमन है जो हम लोग यूज करते हैं, बट जब हम फिजिक्स में यूज करेंगे, मैं आगे इसका बहुत ज्यादा यूज बताऊंगा कि फिजिक्स में हम यूज करेंगे तो हमें उस वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी कि जो आपका रूम है, जो आपका फ्लोर है, उसका जो सरफेस है उसका वेक्टर किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है। तो पहली बात तो मैं एरिया को अगर वेक्टर नहीं मानूंगा तो मैं सिर्फ आंसर दूंगा 80, बट जब मैं बोलूंगा नहीं यार एरिया वेक्टर है ये, तो आप बोलोगे कि डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन आउटसाइड, क्योंकि क्लोज है रूम, रूम में हमेशा आउटसाइड डायरेक्शन बताते हैं। देखें, इन चीजों की जरूरत कब पड़ती है, मैं एक बताता हूँ क्यों एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ती है, समझें। एरिया वेक्टर की जरूरत तब पड़ती है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज हम एक स्पेस में, एक प्लेस में जहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है, क्लियर। अब सोचो आपने एक ऐसी अपनी एक प्लेट रख दी वहां पर, क्लियर। तो जब आपने ये प्लेट रखी तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ से आपको यहाँ से दिखेगा क्लियरली क्या, कि जब इस प्लेट से पेनिट्रेट कर रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको क्लियर है, लेट्स से 100 फील्ड पेनिट्रेट कर रही हैं, क्लियर। इस प्लेट का एरिया भी फिक्स होगा, एरिया भी फिक्स होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स होगी, लेट्स से 100। बट सोचो अब इस प्लेट को हम थोड़ा सा टिल्ट करके रख देते हैं, तो इस प्लेट को अब हमने थोड़ा सा टिल्ट करके रख दिया इस तरीके से। तो सोचो जब आपने इस प्लेट को अब टिल्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी नहीं जाएंगी ना, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा इस डायरेक्शन में टिल्ट कर दिया हुआ है। तो अगर हमने इस डायरेक्शन से टिल्ट किया हुआ है कुछ थीटा एंगल, तो अभी देखेंगे कि इंक्लिनेशन के वजह से अब जो नंबर ऑफ फील्ड पास होंगी वो कम होंगी, सपोज अभी जा रही है 60। तो फिजिक्स में इस फिनोमिना को कैसे समझाओगे, जबकि आपको पता है कि प्लेट का एरिया लेट से था 80 स्क्वायर फीट, क्लियर। तो अभी भी तो 80 स्क्वायर फीट है ना, बट देखो फील्ड तो चेंज हो गई, तो मतलब कुछ तो चेंज हुआ होगा। तो इन दैट सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं क्या, कि लेट से जब ये प्लेट परपेंडिकुलर थी तब इसका एरिया वेक्टर था इस डायरेक्शन में, अब जब ये प्लेट इस तरफ हो गई है तब इसका एरिया वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में। तो बिकॉज एरिया वेक्टर जो है हमारे फील्ड वेक्टर से एंगल बनाने लग गया है, इसलिए फील्ड कम जा रही है। तो इस तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि एरिया एज अ वेक्टर कैसे फिजिक्स में यूज हो जाता है। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कहने के लिए ये सिंपल वैल्यू ही है। आप ये याद रखें कि फिजिक्स में अगर हम टोटल क्लास 11th देखें और 12th देखें, क्लियर, तो क्लास 11th में एरिया की सिर्फ वैल्यू यूज होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मतलब 20, तो सिर्फ 20 ही यूज होगा। जब हम 12th में आते हैं तब हमें एरिया की डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी की मैं एक और खास बात बता दूं, एक और खास बात है कि वेक्टर में डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, बट जब गिवन हो तब वेक्टर को आप विदाउट डायरेक्शन यूज कर सकते हो। मतलब सपोज एक बॉक्स है फिजिक्स में और बोल दिया है कि 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है और ये मूव कर रहा है, सोचो ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ है और मैंने 20 न्यूटन का फोर्स इस तरीके से लगा दिया है, तो अब वो बार बार जरूरत नहीं है कि वो बताएगा कि 20 न्यूटन ईस्ट की तरफ लगाया है, ये कैसे लगाया हुआ, सिर्फ वो बोल देगा 20 न्यूटन। तो आपको समझ जाना है कि हाँ ठीक है फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन है, एरो बनाकर हमें समझा दिया हुआ है। तो आप ये ध्यान देना है कि ऑलवेज ऐसा नहीं है कि वेक्टर को डायरेक्शन एकदम देगा ही, अगर डायरेक्शन नहीं भी दिया है तो उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो वेक्टर में थोड़ी सी ध्यान देनी है कि आप उसको नॉर्मली भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। ओके।
तो अभी हमारा सिंपल सा जो हमने डिस्कशन किया वो था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे हो सकती है और करंट में क्यों करंट एक स्केलर क्वांटिटी है वाइल उसके पास एक डायरेक्शन है। फिर हमने ऊपर बात की कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या चीजें होती हैं और डायरेक्शन मतलब क्या चीजें होती हैं, वो हमने दोनों चीजें डिस्कस की हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक्चुअली सिंबल्स की बात कर लेते हैं कि वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर्स के अगर हम सिंबल्स की बात करें तो वेक्टर्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज एक क्वांटिटी ए है, क्लियर। सपोज क्वांटिटी, ये जस्ट लिखते हैं फॉर अ क्वांटिटी ए। सपोज एक क्वांटिटी ए है, अगर ए स्केलर है तो ए को सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे ए से, क्लियर। सपोज ए वेक्टर है तो ए को लिखने का तरीका हो जाएगा ए के ऊपर एक एरो लगा देंगे। इस एरो का सिंपल मीनिंग ये है कि ये एक वेक्टर है। सिंपल मीनिंग क्या है कि ये एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं है कि सर सपोज रिवर्स जा रहा है तो आपने एरो रिवर्स लगा दिया, ऐसा नहीं करना। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर एरो का मतलब है कि ये एक वेक्टर है और आपको इसको केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। और एक तो हो गया ए सिंपली बना दो, और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है बोल्ड लेटर से। मतलब इस लेटर को बोल्ड लेटर से रखा जाता है काफी, तब इसका मतलब होता है वेक्टर। बट ये आजकल यूज नहीं होता, इतनी इंक कौन वेस्ट करेगा उसको बार बार बोल्ड लिखने में। सो बेस्ट होता है कि ऊपर हम एरो लगा देते हैं, ये बोल्ड लेटर वाला आजकल यूज नहीं होता है। क्लियर। तो ये तरीका है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का कि हम ऊपर एक एरो लगा सकते हैं। क्लियर। ये अब थोड़ा सा एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम देख सकते हैं वेक्टर्स को। एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगी चीजें। एग्जांपल, सपोज मैंने बात की आपसे फोर्स है, क्लियर। फोर्स की बात की तो फोर्स किस तरीके से है, फोर्स लिखेंगे सपोज एफ वेक्टर, ये है 10 न्यूटन, बट किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ। सपोज ईस्ट की तरफ है, तो सपोज फोर्स है 10 न्यूटन ईस्ट। तो इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, दो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। नंबर वन, ये जो 10 न्यूटन है ये क्या है, अभी मैंने बताया था, ये है मैग्नीट्यूड, क्लियर। और ये चीज है डायरेक्शन। ओके। तो अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, दो चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि मैग्नीट्यूड में दो चीजें हो सकती हैं। क्या, मैग्नीट्यूड में एक होगा न्यूमेरिक वैल्यू और एक होगा हमारा यूनिट। सो मैग्नीट्यूड में दो चीजें आती हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट, वो हमने देख ली। और डायरेक्शन सिंपली डायरेक्शन की तरह रिप्रेजेंट की जा सकती है। ओके। तो अभी हमने क्या किया कि सपोज एक वेक्टर एफ दिया हुआ है, तो हमने इसके लिए भी एक रिप्रेजेंटेशंस बना ली हैं। किनके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। तो हमने दो सिंबल्स और यूज कर लिए हैं, सिंबल फॉर मैग्नीट्यूड। सो सिंबल फॉर मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, सो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैग्नीट्यूड को हम सिंपल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या, मैथ में मैग्नीट्यूड होता है मतलब मॉड, तो हम इस तरीके से मॉड लगा देते हैं। तो ये जो दो बार होते हैं ये बताते हैं मॉड को, ये होता है मैग्नीट्यूड। और अगर सिर्फ ए सिंपल लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, वो मॉड लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, क्योंकि वो एज ए स्केलर हो गया ना। तो सिंबल फॉर मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो वेक्टर के बगल में हम ऐसे एरो लगा सकते हैं, मतलब मॉड का सिंबल लगा सकते हैं, या फिर सिंपल ए लिख सकते हैं। ये मत लिख देना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मॉड सिर्फ लगाते हैं वेक्टर में। ओके। फिर इस तरीके से हमने बात की कि सिंबल फॉर डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो सिंबल फॉर डायरेक्शन,
सो डायरेक्शन का जो हमने सिंबल है, अब ये सिंबल है, मतलब कोई ऐसे मत करना कि सर प्लस को प्लस क्यों लिखा, प्लस को ऐसे क्यों नहीं लिख दिया हुआ है, क्लियर। तो ये एक हमने यूनिवर्सली एज्यूम किया हुआ है कि हम डायरेक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे फोर्स वेक्टर होता है वैसे ही डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं कैप। ऊपर इस तरीके का कैप बना देते हैं, उसका मतलब हो जाता है ये एक डायरेक्शन है, क्लियर। तो ये दो सिंबल और है जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। पहले तो हमने एक वेक्टर का सिंबल देखा, फिर उसके मैग्नीट्यूड का सिंबल देखा, और फिर हमने डायरेक्शन का सिंबल देखा। तो ये दो चीजें हमारी और रेडी हो गई। अब अगर मैं फाइनली देखूं तो कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर एनी वेक्टर, ओके, एनी वेक्टर आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। तो एनी वेक्टर की अगर हम बात करें तो कोई भी वेक्टर, लेट से हमने अभी देखा फोर्स वेक्टर था, तो फोर्स वेक्टर को हम फोर्स वेक्टर लिख सकते हैं, फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, और साथ में ये मैग्नीट्यूड के साथ क्या आएगा, एक एफ कैप वेक्टर आएगा। तो ये हमारा एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी कोई भी वेक्टर हम इस तरीके से जरूर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ, किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इन केस, सपोज इन केस आपको बोल दे कि नहीं आपको फाइंड करना है कोई एक वेक्टर, लेट से आपको बोल दे फाइंड डायरेक्शन वेक्टर, तो बहुत ही सिंपल है, ये इस पैटर्न से देख सकते हैं ना। तो अगर कभी आपको सॉल्व करने को आ जाए टू फाइंड डायरेक्शन वेक्टर, टू फाइंड वेक्टर, तो टू फाइंड डायरेक्शनल वेक्टर आप क्या कर सकते हैं, एफ कैप अगर आपको सॉल्व करना है, हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, क्लियर। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ को लिखने का एक और तरीका होता है, सिंपल एफ भी लिख सकते हैं। सो एफ वेक्टर अपॉन सिर्फ एफ भी लिख सकते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डायरेक्शन वेक्टर के लिए। तो कभी अगर आपको डायरेक्शन वेक्टर पे क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द डायरेक्शन वेक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी वैल्यू डिवाइड करनी पड़ेगी वेक्टर से, क्लियर। इसका अभी हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बट ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलें फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। हम एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं कि वेक्टर का सिंबल क्या होता है। तो वेक्टर को हम ऊपर एक एरो करके सिंबलाइज करते हैं, ऊपर एक एरो बनाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि सपोज फोर्स है, तो एक वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास और डायरेक्शन होगी। तो सपोज हमने लिखा कि ये 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड मतलब दो चीजें होंगी, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। फिर हमने बात की कि सिंबल्स क्या यूज होंगे। ये सिंबल यार सब लोग एकदम फेमिलियर हो जाओ और अच्छे से याद करो, क्योंकि बार बार आगे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे सिंबल में ए यूज कर दिया है, लेट से हमें एफ ही यूज कर लेना चाहिए था, या फिर सिंपल एफ, कुछ भी हो सकता है। अभी हमने सिर्फ लिखा हुआ है कि वो एफ ही है, एफ, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं उसमें। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोई भी वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये वेक्टर का था हमने जिसमें रिप्रेजेंटेशन देखा कि न्यूमेरिकली उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि लेट से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो चीज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, लेट से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमने सिंबल देखा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को एक वर्ड आपको याद रखना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को एक वर्ड है जो बहुत यूज करेंगे हम आगे, फेजर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फेजर। मतलब सपोज, सपोज आपको एग्जांपल के फॉर्मेट में दिया हुआ है कि फोर्स है वो है 10 न्यूटन ईस्ट। अच्छा, सबको ये डायरेक्शन पता है ना, एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन,
अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमने क्या एज्यूम की हुई है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो हम यूज करते हैं वो इस तरीके से यूज करते हैं, ऑन द प्लेन ऑफ पेपर ईस्ट होगा राइट तरफ, वेस्ट होगा लेफ्ट तरफ, अपसाइड होगा नॉर्थ और यहाँ पे होगा साउथ। ये हमने स्टैंडर्ड डायरेक्शन एज्यूम की हुई है। तो अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम इस चीज को डील कर सकते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 10 मीटर ईस्ट हमें अगर दिखाना है, 10 न्यूटन ईस्ट दिखाना है हमें, तो हम किस तरीके से उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, पहले तो आपको मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा, सपोज ये एक एरो है, ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ ये इसकी लेंथ जो होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। किसको? मैग्नीट्यूड। तो वो कितना है, सपोज अभी के लिए कितना है, 10 है। क्लियर? तो ये लेट्स से ये कुछ भी हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है कुछ भी, लेट्स से 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगी इसकी मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो होगा, एरो का ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे हम बोलेंगे हेड। तो ये होगा हमारा हेड। तो ये जो एरो का हेड है वो किस चीज को बताएगा, वो आपको डायरेक्शन को बताएगा कि आपका डायरेक्शन किस तरफ है। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है ये आपको बताता है डायरेक्शन किस तरफ है उसकी। फिर इसकी बात करते हैं कि टेल, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेल। तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हेड और टेल ये दो टर्म है जो हम बार बार यूज करेंगे। आपको लिटरली बनाना पड़ता है कि ईस्ट है मतलब इस तरफ एरो होगा। मतलब जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, आपको और क्लियर होगा कि काम क्या है। सपोज मैंने बोला F इज इक्वल टू 5 न्यूटन वेस्ट। तो अब ये बिकॉज ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो एक आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन जिसका एरो हेड किस तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, ये बनाना पड़ेगा। तो अगर इसकी लेंथ बात करें तो ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होगे सर 5 मतलब सेंटीमीटर ही एज्यूम करना है क्या? नहीं, हम एक रिप्रेजेंटेशन मान सकते हैं। तो हमने एक माना हुआ है दैट 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। ये हमने एक स्केल डिफाइन की है। एक स्केल डिफाइन करके आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोज अब मैंने बोल दिया 1000 मीटर, 1000 न्यूटन रिप्रेजेंट करो। तो अब ये नहीं है कि आप 1000 न्यूटन बोल दो कि सर इस तरह तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं। तब आप रिप्रेजेंटेशन ले लो दैट 100 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर। क्लियर? और आप काम आराम से बन सकता है। तो चले यार ये एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि स्केल का कुछ भी आपको डाउट नहीं रहे। लेट्स सी दिस वन, F is equal to let's say 1000 Newton नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब ये ध्यान देना है तुरंत, तो रेफरेंस बना लेना है। ये हमारा रेफरेंस है और मैंने बताया वो ईस्ट किधर होता है, लेफ्ट में, और नॉर्थ ऊपर। तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। हमें पता है 1000 न्यूटन। तो अब इतनी बड़ी लाइन नहीं ड्रॉ कर देनी है, सिंपल ड्रॉ करनी है। ये सिर्फ अभी ध्यान क्या देने वाली है कि ये जो लेंथ है इसकी, ये हो गई 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ की है तो आपने ऑफ कोर्स स्केल यूज की होगी दैट 100 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर। आपने इस तरीके की स्केल यूज की होगी और हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि किस तरीके से हम फेजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ओके, तो ये फेजर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था और ये हमने यहाँ पर देखे डायरेक्शनल वेक्टर समझिए। ओके, किसी को कुछ डाउट इसमें? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, जस्ट हमें स्केच टाइप पे ड्रॉ ही कर देना है, हमें उसमें उतना बड़ा कुछ काम नहीं है। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं कि जब हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, सपोज नॉर्थ ईस्ट है और ये सारी डायरेक्शन है, तो अभी हमने क्या किया यार, ये नॉर्थ ईस्ट तो टफ पड़ेगा ना, बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखना कॉम्प्लिकेट होगा। तो फिजिक्स में हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा लेते हैं। हम देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे मैथ में स्टैंडर्ड टर्म क्या है, इसको एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसको माइनस एक्स एक्सेस बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं, इसे माइनस वाई बोलते हैं। जबकि हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। क्लियर?
तो फिजिक्स में एक चीज करना है, फिजिक्स में भी हमने स्टैंडर्ड डायरेक्शंस को एज्यूम करके रखा हुआ है। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी वेक्टर में, पहले बात करते हैं लेट्स से स्टैंडर्ड डायरेक्शनल वेक्टर्स की। तो यहाँ पर हम टर्म यूज करते हैं स्टैंडर्ड डायरेक्शनल वेक्टर। ओके सो ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शनल वेक्टर की अगर बात कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्शनल वेक्टर मतलब जो हमने एज्यूम करके रखे हुए हैं कि यार इस जगह पे हम ये चीजें यूज करने वाले हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड डायरेक्शनल वेक्टर जो है वो क्या है, देखें। सबसे पहला अगर सिंपल डायरेक्शनल वेक्टर की बात करते हैं, तो डायरेक्शनल वेक्टर सिंपल कैसा होता है? डायरेक्शनल वेक्टर अभी हमने बात की थी, डायरेक्शनल वेक्टर अगर फाइंड करना है तो क्या करना होता है आपको? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाता है हमारा कोई भी डायरेक्शनल वेक्टर। लाइक अभी हमने एफ की बात की थी, हम ए की बात कर सकते हैं। ए कैप विल बिकम ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये एक हमारा डायरेक्शनल वेक्टर बन जाएगा। तो इसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं है। मतलब अगर हम डायरेक्शनल वेक्टर की बात करें थोड़ी सी, तो एक स्पेशल बात भी हमें देखने को मिलेगी। लाइक सपोज मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज फोर्स है और फोर्स दिया हुआ है, लेट्स से 10 बहुत हो गया, लेट्स से 20 न्यूटन वेस्ट। क्लियर? हमने ये लिख दिया हुआ है 20 न्यूटन वेस्ट। अब हमें चाहिए डायरेक्शन। तो बेटा डायरेक्शन तो बहुत दिख रही होगी, बट हमें चाहिए डायरेक्शनल वेक्टर। हमें डायरेक्शनल वेक्टर चाहिए, मतलब एफ कैप चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। तो वेक्टर एफ क्या था? वेक्टर एफ था 20 न्यूटन वेस्ट। ओके, और मैग्नीट्यूड होता है पूरा विद यूनिट 20 न्यूटन। तो अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो देखो एफ क्या बन जाएगा? एफ बन जाएगा 1, 20 कैंसिल आउट होंगे 1 वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शनल वेक्टर में डायरेक्शन तो होती है, बट अगर मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये नहीं बोलना सर मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है। डायरेक्शनल वेक्टर भी एक वेक्टर ही है क्योंकि डायरेक्शन तो है, बट मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका? 1 होता है। तो ये यहाँ पर एकदम नोट करने वाली बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख देता हूँ। डायरेक्शनल वेक्टर, सो अगर ये पॉइंट हम लिख दें, डायरेक्शनल वेक्टर is also a vector with magnitude equals to 1. That's why it is also called unit vector. So एक चीज यहाँ पे हमें थोड़ी सी ध्यान देनी है कि ये जो डायरेक्शनल वेक्टर है, मैंने बताया ये खुद एक वेक्टर है क्योंकि देखो डायरेक्शन तो है, बट अगर बात करें तो बिना कुछ कहे इसका मैग्नीट्यूड हम मान सकते हैं 1। मतलब सपोज 20 न्यूटन वेस्ट लिखा है, तो क्या इसे ये मैं नहीं मान सकता ये लिखा हुआ है 20 न्यूटन इंटू 1 वेस्ट, 1 मैग्नीट्यूड वेस्ट। तो 1 का कभी भी मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी डायरेक्शनल वेक्टर होंगे, कोई सा भी कभी भी कोई सा भी डायरेक्शनल वेक्टर है, एक खास बात होगी हमेशा उसमें, क्या? डायरेक्शनल वेक्टर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर? तो हमेशा ये याद रखना है कि हर डायरेक्शनल वेक्टर क्या है? एक यूनिट वेक्टर। तो हम बात करना चाह रहे थे यहाँ पर, क्या स्टैंडर्ड डायरेक्शनल वेक्टर क्या है? तो डायरेक्शनल वेक्टर का एक नया नाम हमें पता चला है, वो क्या है? यूनिट वेक्टर। आपको थोड़ा ध्यान देना, डायरेक्शनल वेक्टर को यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स क्या क्या हैं। सो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स, तो अगर हम अपने एक्सिस को बना दें, यहाँ पर अगर लेट्स से हम रिप्रेजेंट करें, सपोज ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो ये ईस्ट है,
ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो स्टैंडर्ड जो एक्सेसेस हैं वो क्या है, जैसे मैथ में होता है ना कि इस ईस्ट वाले को एक्स एक्सेस बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डायरेक्शनल वेक्टर चूज किए हुए हैं। ईस्ट की तरफ हमने चूज किया हुआ है आई कैप, तो वेस्ट की तरफ जो डायरेक्शन होगी उस पे आएगा स्टैंडर्ड वेक्टर माइनस आई कैप। तो अब देखो ये स्टैंडर्ड एज्यूम किया है, इसका कुछ मतलब नहीं है कि आप इसमें सोचे कि इसका क्या पॉइंट है, क्या मतलब है। सिंपल है कि इन वेक्टर्स का नेम हमने डिसाइड किया हुआ है। नॉर्थ वाले को बोलेंगे जे कैप और साउथ वाले को के कैप। क्लियर? अब ये हो गए एक्स वाई, और जेड एक्सिस क्या होगी, ऊपर, अप द प्लेन। क्लियर? तो वहां ठीक पर क्या के कैप डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है इन सबको हम लिख लेते हैं, बेस्ट रहेगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, आई कैप की, माइनस आई कैप की, जे कैप की, माइनस जे कैप की, के कैप एंड माइनस के कैप, ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होंगे। तो इन सब का रिप्रेजेंटेशन हमें पता होना चाहिए। आई कैप का मतलब क्या हो जाता है, ईस्ट। आई कैप का मतलब है ईस्ट, मतलब किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी आप समझ सकते हैं मैथ के लैंग्वेज में। तो पॉजिटिव एक्सिस, सो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। माइनस का मतलब होता है वेस्ट, सो वेस्ट मतलब माइनस एक्स एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। फिर जे कैप का मतलब हमने अभी बताया क्या है, नॉर्थ, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस। देन माइनस जे कैप मतलब हो गया साउथ, इसे कंसिडर कर सकते हैं माइनस वाई एक्सिस। थर्ड अगर बात करें तो ये प्लेन ऑफ पेपर होता है जिसमें हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ दिखाते हैं। अब अगर मैं आपसे बोलूं अप, तो अप का मतलब आप नॉर्थ नहीं समझेंगे, याद रखें, अप का मतलब नॉर्थ नहीं होता, बिकॉज क्वेश्चन में प्लेन के लिए ईस्ट वेस्ट साउथ यूज होते हैं। क्वेश्चन में प्लेन के लिए ईस्ट वेस्ट साउथ यूज कर लिए होते हैं। हमें अगर अप दिया है मतलब प्लेन के ऊपर है, मतलब इस प्लेन से ऐसा वर्टिकली स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं हम। क्लियर? तो एबव द प्लेन हम बोलेंगे इसे, एबव द प्लेन। तो ये जो प्लेन ऑफ पेपर ड्रॉ है इसके ऊपर मतलब जेड एक्सिस, और अगर बात करें इसमें तो बिलो द प्लेन। तो अप और डाउन का मतलब ये नहीं कंसिडर कर लेना है कि अप मतलब नॉर्थ, डाउन मतलब साउथ, ये नहीं। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिए हैं तो आपका मतलब होता है के कैप। ये चीज हम थोड़ा सा याद रखेंगे। तो मैं चाहिए तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि इफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आर गिवन, देन अप मीन्स के कैप, ये सब ध्यान देना है। एंड डाउन मीन्स माइनस के कैप, ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसी गलती नहीं कर देना कि आप मतलब आप जे कैप में लिख दो। सब लोग को याद याद रहेगा ये चीज। अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिए हुए हैं तो अप और डाउन का मतलब थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज हमें यूज करना है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताएं यार, अप और डाउन रिलेटेड। चले, तो वेक्टर पे अब हम आ जाते हैं आराम से वेक्टर के काम पे। सपोज हमने अभी बात की कि वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे एरो से। सपोज ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, बट वो एंगल किस तरीके से डिफाइन होता है वो हमें सीखना पड़ेगा, और क्यों ऐसा करते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर पे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के एंगल किस तरीके से बताते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि एंगल बताने के लिए वेक्टर को किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वेक्टर शुड बी ज्वाइंट टेल टू टेल, टेल और हेड टू हेड, मतलब
वेक्टर इधर हेड टू हेड ज्वाइंट हो या टेल टू टेल ज्वाइन हो, तभी उनके बीच का एंगल बताते हैं। अच्छा, एंगल हमेशा दो टाइप के होंगे यार, एक्यूट भी हो सकता है, क्लियर। तो हमेशा हमें जो बताना है, हमेशा एक्यूट एंगल ही बताना है, मतलब जो उन दोनों के बीच में लीस्ट वैल्यू होगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि आपको हमेशा मिनिमम वाला एंगल ही बताना होता है। एंगल हमें जो बताना होगा वो यूज करेंगे ऑलवेज टाइप का, क्लियर। तो लेट्स से डिस्कस करते हैं। सपोज दो वेक्टर ड्रॉ हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, क्लियर। ये ए है, ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच एंगल है लेट्स से 120 डिग्री। डन। अब ये हमने एक एज ए एग्जांपल दिया हुआ है, अब इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात करें एंगल बिटवीन ए एंड, तो देख के क्या लग रहा होगा, ए एंड बी के बीच 120 डिग्री है, ए एंड बी के बीच का एंगल। तो अगर ए एंड बी के बीच का एंगल बात करें दैट इज 120 डिग्री, क्लियर। तो एंगल ए और बी के बीच में 120 डिग्री दिख रहा है हमें, बट मैंने भी क्या बताया, वेक्टर शुड बी ज्वाइन टेल टू टेल और हेड टू हेड। ये क्या हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन है क्या, नहीं ज्वाइन है। तो इसका मतलब ये जो पूछा हुआ है ये गलत है, ये रॉन्ग है, आंसर 120 नहीं होगा, क्लियर। सबको ये समझना है कि आंसर 120 तो नहीं होगा। तो ये पॉइंट सबसे क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर में एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मतलब होता है ये नहीं कि कुछ भी देख लो और एंगल बता दो। वेक्टर शुड बी ज्वाइंड ईदर टेल टू टेल और हेड टू हेड, क्लियर। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है। अच्छा, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम बात कर लेते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स अगर टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो वेक्टर की एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्या, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर, a vector can be shifted anywhere without any rotation, then it means if a vector can be shifted anywhere without any rotation, it means its value will not change, okay। So without any rotation or changing the length, मतलब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, सपोज यहाँ पर एक एरिया ले लेते हैं, ये एक प्लेन एरिया, और मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ये ए वेक्टर है, क्लियर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए वेक्टर आप यहीं पर ही ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये गिवन है आपको गिवन है ए वेक्टर, सो आप कहीं पे भी ए वेक्टर को आप यूज कर सकती हैं। लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो सपोज यू हैव अ फिगर, आपको यहाँ पर एक गिवन है, लेट्स से कुछ यहाँ पर एक पार्ट गिवन है, ये कुछ है सी वेक्टर, यहाँ पे एक गिवन है आपको बी वेक्टर, यहाँ पे एक गिवन है डी वेक्टर, ये रैंडम कुछ वेक्टर्स गिवन है आपको। तो ए को आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर विदाउट एनी रोटेशन और चेंजिंग द लेंथ। मतलब आप इस ए को शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे, लेंथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। आप ए को शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ये बन गया ए वेक्टर, आप ए को शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें ये सीखना है कि एक वेक्टर को हम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, हमें ये चीज थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बस क्या चीज चेंज नहीं करना, रोटेट नहीं कर देना है। मतलब पता चला ए इस तरीके से ड्रॉ है और आपने उसको ए को ऐसे कर दिया, ये गलत हो जाएगा, क्लियर। ए वेक्टर को आपको रोटेट नहीं करना है, उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है, तब आप वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम वापस से अपने एग्जाम्पल को डील करते हैं। हमारा एग्जाम्पल था कि हमें ए और बी के बीच का एंगल बताना था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, क्लियर। इनके बीच में गिवन था 120 डिग्री, ए वेक्टर बी वेक्टर, बट
क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्वेश्चन में है, देखें, वेक्टर शुड बी ज्वाइंड टेल टू टेल और हेड टू टेल। तो क्या ये अभी टेल टू टेल ज्वाइन है क्या? नहीं, इसका टेल है ये और इसका टेल है ये। टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ए को आगे मूव करा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि वेक्टर को हम उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ए वेक्टर था पहले यहाँ पर, हम उसको आगे ले जा सकते हैं इस तरीके से। तो हम ए वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर। क्लियर? अभी टेल टू टेल ज्वाइन हो गए ना। गिवन था ये कितना था, ये था 120 डिग्री, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 180 होता है टोटल, ये आ जाएगा 60 60 डिग्री। तो इसका मतलब आपको मूव करा देना है वेक्टर, एट द एंड आपको ट्राई करना है कि ये दोनों वेक्टर कैसे ज्वाइन हो, टेल टू टेल ज्वाइन है या फिर हेड टू हेड ज्वाइन है, तो आंसर करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री, नॉट 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम अपने एग्जाम्पल को डील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि क्या आंसर आने वाला है। सपोज कुछ और एग्जांपल्स डील कर लेते हैं, देखें आप लोग समझते हैं या नहीं। सो लेट्स सी, मैं एक वेक्टर ऐसे ही बना दे रहा हूँ रैंडम। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। बताए व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री। क्यों? बिकॉज दे आर ज्वाइंड हेड टू हेड। So angle 45 between head to A head. and B, yeah, A and B, it will be 45 degree. So the reason is because they are joined head to head, because they are joined head to head. ओके, चले तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं और आइडिया आपको अच्छे से क्लियर आ जाने वाला है। ठीक है, लेट्स से ओके, तो ये 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री। क्लियर? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। हमें सबके एंगल बताने, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट खुद सॉल्व करके रखें, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा सेंड करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप लोग सॉल्व कर ले, देन वी विल डिस्कस कि क्या पॉइंट होगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन बी एंड सी, एंड देन सी एंड ए। ये तीन चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, आप एक बार जस्ट सोच ले और फिर हम 1 मिनट में इसे डिस्कस कर लेते हैं। चले, तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है। पहले हम ए और बी के बारे में बात करेंगे। तो पहले बताओ, क्या ए और बी टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन है क्या? नहीं ज्वाइन है। नहीं। इसका मतलब ए को आपको आगे मूव कराना पड़ेगा, ऐसे इमेजिनरी। सो ए को हमने इमेजिनरी आगे मूव कराया और तब देखा कि ये टेल टू टेल ज्वाइन होंगे और एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। 120 बीच का होगा 120 डिग्री। लेकिन अगर हम बाकी में बात करें कि बी और सी के बीच में कितना हो जाएगा, सो बी और सी 50 डिग्री ज्वाइन है, सो दैट इज 50 50 डिग्री। डिग्री 50 डिग्री। और अगर सी टू ए की बात करें तो दे आर ऑलरेडी ज्वाइन टेल टू टेल, तो सॉल्व करने की 70 डिग्री। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो अगर हम इसमें बात करें, इस तरीके से हम डील कर सकते हैं इन पे कि वेक्टर के बीच का जो रियल में एंगल होता है वो किस तरीके से डिफाइन होता है। क्लियर? अब हम आते हैं जिस चीज की हम बहुत पहले से बात कर रहे थे, क्या कि वेक्टर्स का एडिशन बहुत ही अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं होता कि 10 + 10 हमेशा आंसर 20 आएगा। इट कैन बी एनीथिंग, विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। तो एडिशन देखो, आज पहले हम बेसिक सीखेंगे, फॉर्मूले के फॉर्मेट से थोड़ा सा जुगाड़ लगा के बेसिक सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बहुत
सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि वेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इसका एडिशन रूल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर? तो बात कर लेते हैं पहले एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे, प्रॉपरली रूल्स पे बात करते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दें कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रहता है हमारे लिए। देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे कुछ रूल्स हैं और उनके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। क्लियर? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या? इफ एंगल between vectors is 0 degree or 180 degree, then they can be solved directly. ओके, डायरेक्टली सॉल्व का मतलब ये है कि बेसिक मैथ्स लगा के हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सिर्फ हम उन्हें डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड वाइज हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल से सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सपोज मैंने आपसे बोला कि 10, अब जैसे हमें ईस्ट लिखना है तो मैं बार बार ईस्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है ईस्ट हम लिख चुके हैं आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में। तो सपोज ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं, सपोज ये 5 न्यूटन है, प्लस हमें ऐड करना है 8 न्यूटन, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, बड़ी एक लाइन हो जाएगी 13 न्यूटन की। 30। क्लियर? इसे अगर हम कैप वेक्टर के फॉर्मेट में देखें तो ये आई कैप की तरफ है, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप, ये हो जाएगा 8 आई कैप। ये हम दूसरा फॉर्मेट देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्मेट, ये हो जाएगा 8 आई कैप। तो आंसर जो हमारा आ जाने वाला है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 13 आई कैप। क्यों? बिकॉज आई कैप एंड आई कैप बोथ आर सेम ना, तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, सेम डायरेक्शन है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, फिर बात करते हैं, लेट्स से थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज अभी एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 0 डिग्री। सपोज हम थोड़ा सा अपोजिट ले लेते हैं, लेट्स से ये 5 न्यूटन है और प्लस ऐड करना है लेट्स से हमें 8 न्यूटन, तो आंसर कितना होगा? देखो अपोजिट डायरेक्शन है तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो आंसर क्या बचेगा, 3 बचे। कौन? ये बड़ा वाला एरो जीतेगा, मतलब ये इस तरफ आंसर आएगा 3 न्यूटन। ये होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमें अगर इसको बात करनी है वेक्टर फॉर्मेट में सॉल्व करना है इसको, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 8, ये किस तरफ है, माइनस आई कैप की तरफ है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि आंसर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लस 3, बट कैसा, माइनस का आई कैप, और इट्स बेटर टू राइट इट लाइक -3 आई कैप। माइनस आप बाहर लगा सकते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 और 8 में बिकॉज दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी, इसलिए हमने उन्हें सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके फाइनल आंसर ला सकते हैं। लेट्स से थर्ड पॉइंट, सपोज एक फोर्स बना हुआ है इधर 5 न्यूटन और एक फोर्स है अपवर्ड, लेट्स से 3 न्यूटन, तो आंसर क्या होगा? तो अभी आंसर हम नहीं बता सकते। हम क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल इनके बीच हो गया 90 डिग्री। अभी हमने रूल 1 में सिर्फ क्या देखा है, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, मतलब इधर सपोर्ट और अपोज वाला फैक्टर है। मतलब क्यों दिक्कत है, क्योंकि ये 5 आई कैप है और ये 3 जे कैप है, तो अभी हम इनका सॉल्विंग नहीं बताएंगे कि क्या होगा। क्लियर? उसे हम रूल 2 में देखेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हमें डील करना है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या करना है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो फिर क्या करना है। क्लियर? चले बात करते हैं रूल 2 की। ओके,
So if the angle is theta, if the angle is theta and theta is not 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा अगर 180 डिग्री या 0 डिग्री नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उन दोनों का मतलब जो भी है समेशन है, एडिशन है, हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एडिशन निकालेंगे। आपको थोड़ी सी एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जो इनका एडिशन आएगा उसको हम बोलेंगे क्या। तो एक टर्म याद रखना है कि वेक्टर में जब भी हम दो चीजों को सॉल्व करते हैं तो उसको हम एक टर्म बोलते हैं। सपोज ये वेक्टर ऐड किया और ये वेक्टर ऐड किया, तो इन दोनों का टोटल हम क्या बोलेंगे कि टोटल कौन सा वेक्टर आने वाला है। ओके, so in that scenario that vector is called resultant. Okay, so I'll write here, this term will be using a lot. What the term is, addition or subtraction, whatever it is, the final effect so the final effect of two vectors, so the final effect of two vectors is named as resultant. तो यहाँ पे हमें एक वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा, resultant. So resultant, what it mean by resultant? Resultant means that whether we'll be adding or subtracting or multiplying, whatever we will be doing, उनका जो नेट इफेक्ट होगा that will be called resultant. तो मैं ये बार बार ये वर्ड यूज करूंगा कि नेट इफेक्ट जो होगा उसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे। क्लियर। अब बात आती है सॉल्विंग में कि जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा थर्ड, सपोज एंगल उनके बीच का 0 या 180 डिग्री नहीं है, तो हम किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्टेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बात की, आपको ज्योमेट्रिकली रिजल्टेंट निकालना होगा, तो रिजल्टेंट की दो प्रॉपर्टीज हैं वो हम बात कर लेते हैं। रिजल्टेंट कैसा दिखेगा ज्योमेट्रिकली? रिजल्टेंट ज्योमेट्रिकली दो तरीके से होगा। नंबर वन, इफ vectors are joined tail to tail, then it will pass in between these two vectors, so it will pass somewhere in between, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली कहां पर, बट वो बीच में ही कहीं पे रहेगा। दोनों फिगर अभी हम बना देने वाले हैं। नंबर टू, इफ vectors are joined head to tail, so if vectors are joined head to tail, then it will form a closed geometry. So it will form a closed geometry and its tail will be at tail and head will be joined to head. तो ये दो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी रिजल्टेंट को लेके। तो ये मैं अभी फिगर के थ्रू समझाता हूँ कि रिजल्टेंट दिखता कैसा है, क्या होता है उनका एडिशन। जैसे सपोज एक वेक्टर मैंने लिया ए और एक वेक्टर लिया बी। क्लियर। ओके, तो अगर ये टेल टू टेल ज्वाइन है तो मतलब स्टेप फॉर्मेट नंबर हो गया 1, टेल टू टेल ज्वाइन है, तो देखो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल पास समवेयर इन बिटवीन, मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रिजल्टेंट ये ऐसा जरूरी नहीं बीच में होगा, कहीं से भी पास हो सकता है। क्लियर? तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया हमारा इसका। अब दूसरा स्टेप बात करते हैं। दूसरा क्या था? इफ द वेक्टर्स आर ज्वाइंड हेड टू टेल, मतलब वेक्टर्स कुछ इस तरीके से ज्वाइंड है, ये हेड और ये टेल इस तरीके से ज्वाइंड है। नंबर 2, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये दोनों चीजें नेक्स्ट लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको एकदम याद हो जानी चाहिए ये चीजें। कैसे ज्वाइंड है वेक्टर? हेड टू टेल ज्वाइन है, तो उनका रिजल्टेंट कैसा दिखेगा? देन इट विल फॉर्म अ क्लोज ज्योमेट्री। क्लोज ज्योमेट्री कब बनेगी? ये जब यहाँ पर भी कोई ना कोई ज्वाइंट होगा तब ये क्लोज ज्योमेट्री बनेगी ना। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि हेड किस तरफ होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, हेड किस तरफ होगा? तो आपको थोड़ा सा नीचे रीड करना है। एंड its tail will be joined to tail and head will be joined to head। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन होगा और क्लोज ज्योमेट्री बनाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? रिजल्टेंट होगा इस तरीके से, हेड टू हेड एंड टेल टू टेल, और ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था कि किस तरीके से रिजल्टेंट आपको दिखेगा फिगर में, बनाना क्या है। क्लियर? अब बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक्स में। ये हमने दोनों फिगर बना दिए कि रिजल्टेंट होता क्या है और दिखता कैसा है। अब फीलिंग लेना है आपको कि रिजल्टेंट है क्या। समझे? रिजल्टेंट का मतलब ये है नेट इफेक्ट। मैं फिर से हाईलाइट करता हूं, रिजल्टेंट का मतलब है नेट इफेक्ट। मतलब अभी आप फील करिएगा, और ये फीलिंग ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, सपोज एक बॉक्स है, आप फील करें, सपोज ये बॉक्स इस प्लेन पे रखा है और एक स्टूडेंट है जो कि 100 न्यूटन से इसे खींच रहा है। डन? अच्छा, एक और स्टूडेंट है जो इसको 100 न्यूटन से वो भी खींच रहा है। तो क्या होगा? किसके तरफ जाएगा ये बॉक्स? तो खास बात ये है कि ऐसा नहीं है कि ये बॉक्स रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका नेट जीरो नहीं हुआ। ये बॉक्स को 100 आगे खींचेगा, मतलब थोड़ी देर बाद बॉक्स यहाँ कहीं होगा, बट तब तक ये भी ऊपर खींच लेगा, मतलब तब तक सेम अमाउंट का ऊपर भी खींच लेगा, मतलब बॉक्स होगा यहाँ कहीं पर इस तरीके से। लेट से फिर थोड़ी देर बाद देखें, तो लेट से ये 1 सेंटीमीटर खींचेगा और वर्चुअली तो वो यहाँ पर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर ऊपर खींचेगा। तो मतलब रियल में कहाँ पर आ जाएंगे? कहीं यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि ये बॉक्स इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट नेट इफेक्ट। अच्छा, अब थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात कर लेते हैं। कॉमन सेंस वाली बात ये है कि सोचो इस बॉक्स में ये 100 न्यूटन नहीं होता, ये 10 होता। तो यार फील करो यार, अगर ये 10 न्यूटन होता और ये स्टूडेंट 100 है, तो ये तो बहुत कम ऊपर ले जा पाता ना। मोस्टली तो इस स्टूडेंट का इफेक्ट ज्यादा होता ना। इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसे बीच में तो बिल्कुल नहीं जाता, एकदम पास, ऊपर ज्यादा जाता ही नहीं, सिर्फ कहाँ मेजरली जाता, आगे की तरफ जाता। तो देखो रिजल्टेंट बीच में नहीं जा रहा है, किस तरफ बेंट हो गया? हायर फोर्स की तरफ बेंट हो गया। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि रिजल्टेंट होता है नेट इफेक्ट, और जो ज्यादा फोर्स होगा वो होगा नेट इफेक्ट। क्लियर? तो मैं यहां पर लिख देता हूं इस वाले पार्ट के लिए क्या, इफ बोथ द वेक्टर्स आर equal, if both the vectors are equal, then it will pass from angle bisector। क्लियर? तो अगर दो वेक्टर सेम है तो एंगल बाइसेक्टर से जाएगा, अदरवाइज जो हायर वेक्टर होगा ये उसकी तरफ बेंट हो जाएगा। सो अदरवाइज it will bend towards the higher vector of higher magnitude। तो ये हमारा पूरा सेटअप था जो हमने रिजल्टेंट के बारे में बात की। चलिए फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्टेंट मतलब क्या है? रिजल्टेंट मतलब है इफेक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अभी हम कैसा इफेक्ट देख रहे हैं? हम एडिशन कर रहे हैं।
तो देखना है रिजल्टेंट में अगर दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है तो उनका कहीं बीच में समवेयर इन बिटवीन इट विल पास, और समवेयर इन बिटवीन में हमने बात की अभी क्या, इफ बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल, तो रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा, एकदम बीच में से, एंगल बाइसेक्टर से। अदरवाइज इट विल बेंड टुवर्ड्स द हायर मैग्नीट्यूड, तो जिसका मैग्नीट्यूड हायर होगा उस तरफ बेंड होगा। तो अभी इस फिगर को देख के क्या लग रहा है, मैंने बीच में ड्रॉ किया क्या, नहीं, मैंने ए की तरफ बेंड किया है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बी से। ये एक हमारा सेटअप हुआ। नंबर 2 हमने बात की कि अगर वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन है तो फिर क्या करेंगे, अगर वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो एक क्लोज ज्योमेट्री बनाएगा, और क्लोज ज्योमेट्री बनाने में एक चीज ध्यान देंगी, उसका टेल से ज्वाइन होगा और हेड को हेड से ज्वाइन करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से रिजल्टेंट हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अभी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसे हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला अगर हम डिराइव करें रिजल्टेंट का, या हाँ सर क्या आप लास्ट स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर सकते हैं? ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस वन, while the vectors are joined head to head, तो इसमें sir, एक no, sir, if the both the vectors are equal, then that ओके सो ये क्वांटिटीज, ये जो एक्सप्लेनेशन है हम समझा रहे हैं, सपोज इधर पे देखेंगे, सपोज ये दो वेक्टर हैं और ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है और इनके बीच का एंगल है लेट्स से 60 डिग्री। सो ये कंफर्म है कि इनका रिजल्टेंट बीच में से एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, मतलब कितना होगा, 30 डिग्री से पास होगा इनका रिजल्टेंट। बट अगर कोई एक वेक्टर को ज्यादा कर दे, इंस्टेड ऑफ दिस 10 न्यूटन इसको मैं 100 न्यूटन कर दूं, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स दिस higher force. Clear? So otherwise it will bend towards the vector of higher magnitude. तो अगर 100 है तो रिजल्टेंट अब ये बीच में नहीं जाएगा, अब ये कहाँ जाएगा, 100 की तरफ बेंड हो जाएगा। तो ये हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के बारे में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअली फॉर्मूला भी तो हमें डिराइव करना चाहिए कि हम फाइंड कैसे करेंगे दो वेक्टर का रिजल्टेंट। क्लियर? तो उसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो सॉल्विंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको यूज होने वाली है। तो इस सॉल्विंग को थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर इसके बेस पे बात करते हैं। क्लियर? तो इस चीज की बात करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। सो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, देखिए रिजल्टेंट को कैसे फाइंड करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। सपोज एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है ए, क्लियर, और ये वेक्टर है बी, इन दोनों के बीच का एंगल कुछ है थीटा। डन। हमें इनके बीच का क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो हमारा टारगेट है क्या फाइंड करना कि इनके बीच का रिजल्टेंट कितना होगा, आर, ये फाइंड करना हमारा टारगेट है। क्लियर? हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और हमें इनके बीच का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो देखो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम थोड़ी सी एक ट्रिक करते हैं, क्या कि रिजल्टेंट अगर हमें फाइंड करना है तो हमें अगर ट्रायंगल वगैरह पता होता तो काम बन जाता। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम क्लोज ज्योमेट्री में बदलने का ट्राई करेंगे। मतलब ए तो बना ही रहेगा, ए यहीं पर रहेगा ये वेक्टर। अभी हम क्या कर लेते हैं कि ये ए और बी वेक्टर जो है और ये रिजल्टेंट जो वेक्टर है, इनको ड्रॉ करने के लिए बी को आगे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि बी कहीं पे भी ड्रॉ हो, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं ना बी को, तो किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो बी था यहाँ पर, अगर हम एक्चुअली बात करें तो बी यहाँ पर ड्रॉ था, बट हमने बी को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। क्यों? क्लोज ज्योमेट्री बनाने के लिए, कि क्लोज ज्योमेट्री बन जाए, ये हमने बी को शिफ्ट कर दिया है यहाँ पर। तो अभी देखें तो पैरेलली शिफ्ट करेंगे ना, तो मतलब ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, बिकॉज ये एंगल थीटा था। अब बात करते हैं रिजल्टेंट। तो अगर क्लोज ज्योमेट्री हो गई तो रिजल्टेंट इस तरीके का होगा हमारा। ये सबको भी हमने बताया कि अगर क्लोज ज्योमेट्री है देन यू नो द डिस्टेंस। अब क्या कर सकते हैं, अब आप ज्योमेट्री बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप घर पे एक स्केल ले लो, क्या कि सपोज एक बॉक्स को एक स्टूडेंट है जो 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक दूसरा स्टूडेंट है लेट्स से 70 डिग्री पर है और वो पुल कर रहा है इसे 5 न्यूटन से।
तो बताइए व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। तो आप घर पे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? आप एक 10 न्यूटन की लाइन मतलब 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, उससे 70 डिग्री का एंगल बनाओ और एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। ये 5 सेंटीमीटर, ये एक 10 सेंटीमीटर। डन। और उन दोनों को मैच कर दो ये, तो इसकी जो लेंथ होगी वो हमारा आंसर होगा रिजल्टेंट का। और ये जो एंगल होगा ये पता चलेगा कि रिजल्टेंट किस एंगल पर जाने वाला है। तो आप ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमारे पास इतना टाइम तो नहीं रहेगा कि हम स्केल बना के और ज्योमेट्रिकली बात करेंगे, तो हम थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज बात करेंगे। ये हमारा क्या है? ये हमारा रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है मान लेते हैं। अब थीटा तो नेम दे चुके हैं, अल्फा। अल्फा किसका नेम है? एंगल का नेम है। हमें देखो रिजल्टेंट चाहिए, सिंपल सी बात समझना, हमें रिजल्टेंट चाहिए, बट ये ट्रायंगल पाइथागोरस फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल पे थोड़ी सी जुगाड़ लगा के इसे पाइथागोरस टाइप बनाने का ट्राई करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे और अब ये पाइथागोरस की तरह काम आने लगेगा। क्लियर? तो अब इसके नेम दे देते हैं थोड़ा सा। अगर हमें सॉल्व करना है तो ये नेम हो गया सपोज पी क्यू एम एन। ये हमने रैंडम से नेम दे दिए इन पॉइंट्स को, जिससे हम क्लियरली समझ पाए कि अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए, हमें चाहिए पी एन, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पी एन का स्क्वायर विल बी पी एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। ये सबको पता है। डायगोनल का स्क्वायर विल बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल स्पेसिफिकेशन। बट अगर हम बात करें, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, वी आर सॉल्विंग ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं ना, लेंथ मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, पी एन मतलब क्या है, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम मतलब क्या है, पी एम हो जाएगा पी क्यू वेक्टर, मतलब पी क्यू की लेंथ प्लस क्यू एम की लेंथ, इसका स्क्वायर प्लस एम एन तो रहेगी एम एन का स्क्वायर। ये तो यार अब एम एन और ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। तो आपको जब पता है कि ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो याद है ना ट्रायंगल में ज्योमेट्री बताई थी, मैंने बताया था कि ज्योमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। याद करो, अभी बताया था, एक ट्रायंगल में अगर ये गिवन है बी और ये एक्स है और ये वाई है और ये थीटा है, कैसे निकालेंगे एक्स? साइन थीटा यूज करेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स ओवर बी। ये सबको याद होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी इंटू साइन थीटा। देन वाई की भी वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, यहाँ पर चलो अच्छा साइड पे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेफरेंस ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये वैल्यू बी है और ये थीटा है, ये वैल्यू एक्स है, ये वैल्यू वाई है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा एक्स बाई बी। और अगर कॉस थीटा की बात करें तो वो हो जाएगा वाई बाई बी। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी बी इंटू साइन थीटा और ये वैल्यू हो जाएगी बी इंटू कॉस थीटा। और बस हमारा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी क्यू मतलब कितना है ए, और क्यू एम कितना है बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एम एन कितना है बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब जल्दी से इसे सॉल्व कर देते हैं तुरंत, 1 मिनट लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी में दोनों चीजें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह क्या है, बी कॉस थीटा है, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी देखो ये दोनों टर्म हमें याद आ रहा है ना, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है क्या, कि ए स्क्वायर प्लस हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है कि ये वैल्यू क्या होती है 1। तो ये आइडेंटिटी हमें पता होगी तो हम r की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बेसिकली रिजल्टेंट का देखो फॉर्मूला आ गया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, r इज इक्वल टू आ गया। बहुत ही सिंपल लग रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का है जो आपको एकदम एकदम मेमोराइज कर लेना है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसके लर्निंग में।
हाउ टू सॉल्व द रिजल्टेंट ऑफ टू वैल्यू, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो जो मैंने बताया कि आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो, आप इस फॉर्मूले में रख के वो वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो जो अभी हमने बात की है। ओके, तो ये चीज आपको समझना है कि रिजल्टेंट हमने कैसे किस तरीके से निकाला है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला किस तरीके से हमने डिराइव किया है, और हमेशा ये रिजल्टेंट काम आएगा। क्लियर? अगर चाहिए तो इसमें स्पेशल पॉइंट्स देख सकते हैं। स्पेशल पॉइंट्स क्या, स्पेशल केसेस क्या थे? सपोज नंबर 1, थीटा जब 0 डिग्री था, याद है थीटा कितना था? 0 डिग्री। तो बेटा cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1। तो रिजल्टेंट देखो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट या तो रिजल्टेंट आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मतलब ये तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया ना, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखो हमने यही बात की थी कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? डायरेक्टली a प्लस बी हो जाता है। केस नंबर 2 बात करते हैं। थीटा इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री है तो कॉस 180 डिग्री क्या हो जाता है? अगर नहीं पता तो हम लिख देते हैं, ये हो जाता है -1। ओके, सो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, विच इज अ स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। सो मैं डायरेक्टली अब लिख देता हूँ कि रिजल्टेंट क्या आ जाता है? a माइनस बी। हम माइनस कर देते हैं अगर 180 डिग्री होता है। और अब एक स्पेशल केस याद रख लेते हैं जो कि आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो ये एक अलग ही पार्ट बन जाता है कि अगर cos 0 रख दिया तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 चीजें याद रखनी होती है कि अगर 0 है तो ऐड कर दो, 180 है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर 90 है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली कर दो, जो कि एक पाइथागोरस का रिप्रेजेंटेशन है। तो याद आया? 90 डिग्री मतलब देखना, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये रिजल्टेंट है। तो देखो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस से डायरेक्टली देख सकते थे। तो वही चीज यहाँ पर आई हुई है कि पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं अगर इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ओके, तो आज जो भी सीखा आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, ये वेक्टर कैसे हमने निकाला है। मैं कल के लेक्चर में फिर से ये चीजें एक बार आपको और क्लियर से फिर से एक बार समझा दूंगा। अभी लेकिन किसी को डाउट है समझने में तो बता सकते हो। एक बार नोट्स भी फॉलो करना है, कुछ भी डाउट रह जाता है तो पूछ लेना है। अभी किसी को कुछ डाउट है तो बता दें। नो सर। ओके नो सर। ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और फिर आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। यार नोट्स एक बार जरूर आप लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके ओके, देन गुड बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय, बाय बाय। बाय सर।